जिला मैदान में मजदूरों का एक बड़ा जमावड़ा और देश के कोने कोने से लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बातों के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ। जब अभी हम ये बातचीत करने जा रहे हैं तो मंच में बंगाल के कलाकार एक नृत्य कला अपने नृत्य से और गीतों के माध्यम से अपना आक्रोश जता रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ कुछ महिला साथी हैं जो उनका परिचय हम जानेंगे। लेकिन ये जो जमावड़ा है इसमें महिलाओं की बखूबी एक संख्या है जो आधी आबादी के बिना कोई संघर्ष से अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, और उसमें हिस्सेदारी करने के लिए ये तमाम महिला साथी हमारे साथ हैं। एक संक्षिप्त परिचय। मैं सुनीता, मेरठ से। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है, मेरठ से। मेरा नाम कुमकुम, मेरठ से, मेरठ टीम से। मेरठ से प्रीति नाम है, जूही, जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर से, तो मेरठ से, जम्मू कश्मीर से, तमाम अलग अलग जगहों से महिलाएं यहाँ शामिल हैं। क्या है मन में, क्या सोचते हैं जब आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं? क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हैं? ये जो नए 4 लेबर कोड आए हैं उसको तो देश के प्रधानमंत्री बहुत कोई अच्छी चीज़ की तरह पेश कर रहे हैं, श्रम सुधार की तरह पेश कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि भाई इससे देश में नई पूंजी आएगी, नए रोजगारों का सृजन होगा, अधिक कारखाने लगेंगे, बेरोजगारी की समस्या खत्म होंगी। और आप लोग इसके विरोध में यहाँ खड़े हैं, आप लोगों का क्या तर्क है? ये जो 4 श्रम कानून आए हैं इनमें इन्होंने महिलाओं के लिए जो नाइट शिफ्ट में काम कराने का बोला है कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। तो आप ये बताइए मुझे, क्या दिन में महिलाएं सुरक्षित हैं? जो इन्होंने बोला है कि रात में काम करेंगी, रात की पाली में, अगर रात की पाली में काम करेंगी तो कोई सुरक्षा के इंतजाम है इनके पास? तो हम उसके विरोध में इसीलिए हैं क्योंकि महिलाएं एक तो घर का काम करेंगी और दूसरा 12-12 घंटे ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है। जो इन्होंने 12 घंटे किया है, 8 घंटे काम को करके 12 घंटे कानून बनाने वाले हैं, हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि महिलाएं पूरे परिवार को संभालती हैं और उनको रिश्ते नाते भी देखने होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि नौकरी करके ही घर पे आ गई, उनके साथ में बच्चे, परिवार, सभी की जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रख रही है मोदी सरकार से? हमारी मांग यही है कि काम के घंटे 8 ही रखे जाएं, अब 8 से बढ़ा के नहीं किया जाए। दूसरा, महिलाओं को रात की पाली में काम करने का नहीं होना चाहिए कि रात की पाली में महिलाएं काम। ये तो एक महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है, उनको घूंघट पर्दे से निकालने का प्रतीक है, घर की 4 दीवारी से उनको बाहर निकलना चाहिए। ये नए जमाने की सोच ऐसी होनी चाहिए, उसी पद पर मोदी अग्रसर है। आप कैसे कह रही है कि मतलब नहीं बोलना है ना कि महिलाओं को आज़ादी, तो आप ये बताइए दिन में आज़ादी है? अगर हम लोग दिन में काम करने जा रहे हैं महिलाएं तो हमारे लिए सेफ्टी है? आप बताइए, या ये बताएं जो भी जिन्होंने भी किया है कि हम दिन में सुरक्षित नहीं है। आप भी कहीं काम करती हैं? हाँ, मैं काम करती हूँ। किस जगह पे? थोड़ा मैं लाइब्रेरियन हूँ, मेरठ में एक कॉलेज में। हाँ। और साथियों से बात करेंगे, क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि लेबर कोड से किस तरह की फर्क आएगा आपके जीवन में, मजदूरों के जीवन में? लेबर कोड से पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी अपना रोजगार, एक स्थापित रोजगार नहीं लगता है, खास करके महिलाओं को तो नहीं लगता है क्योंकि दिन में, अभी बताया है हमारे साथी ने कि दिन में महिलाएं सुरक्षित नहीं, रात में नौकरी करेंगी। हमारा रोजगार आज है कल नहीं है, और ऊपर से इन्होंने फायर एंड हायर वाली नीति और लागू कर दी। जब चाहे आप हमें रखेंगे और जब चाहे हमें निकाल देंगे। ऐसा तो कल फिर घरों से भी होगा। ये हमारे लिए तो कोई सेफ कानून नहीं है कि भाई हम अपना, एक कहते सेल्फ डिपेंड, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब आप हायर एंड फायर लगा दोगे तो हम सेल्फ डिपेंड कैसे बन सकते हैं? ये तो बिल्कुल एकदम बेकार वाले कानून है जिसके चलते हमें मजदूरों को मार देता है। आप क्या काम करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ और तो आप थोड़ा सा आपके कार्य परिस्थितियों में जो आज श्रम कानून है और कल जो श्रम कानून होंगे, ये लागू होने के बाद कितना बड़ा फर्क आएगा, या आप अन्यत्र भी जो आपके पास कोई उदाहरण हो? हाँ, मैं एक जो गवर्नमेंट संस्था है उसमें मतलब एक कॉन्टेक्ट बेस्ड टीचर रखे जाते हैं, और वहाँ पे वैसे तो गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं कि वो 10 बजे, और हम एक महिला भी है लेकिन उनका वहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है। कॉन्टेक्ट बेस्ड हमें बताया जाता है कि हम इवनिंग शिफ्ट में काम करेंगे। इवनिंग शिफ्ट मतलब 12 बजे से चलेगी, 1 बजे से, और वो 4 बजे खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें सुबह 8 बजे बुला लिया जाता है कि आपका तो लेक्चर है, हम नहीं कह सकते इसमें। और हमारा वेतन कितना है भाई? जहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना वेतन लेता है वहाँ हम 15,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये लेंगे, और उसमें भी लेक्चर बेस कर दिया कि आप जितने लेक्चर लेंगे उतने आप वेतन लेंगे। उसमें भी लेक्चर हमें नहीं दिए जाते,
कि आप जो कमी है वो पूरी करें, और उसमें हमारे घंटे कितने, सुबह 8 बजे आ जाइए और शाम को 4 बजे जाइए। तो आप बताइए हमारे लिए कहाँ से व्यवस्थित रोजगार है। और हम उन लेक्चरों में अगर 2 लेक्चर ले लेते हैं तो कितना कमा लेंगे महीने का, और उसके बावजूद हमें अपना घर भी संभालना है, घर देखना है। तो हमारी व्यवस्था तो इतनी मतलब बेकार है महिलाओं के लिए। 2 दर्जे का व्यवहार पहले से ही है और उल्टा इन्होंने कोड लगा दिए। तो आप बताइए क्या हालत होगी हमारी, हम क्या सोच सकते हैं इस पर। तो विरोध ना करें तो क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और हमें समझाइए, आप लोग आपने भी बताया, आप भी कह रही हैं कि आप कॉलेज में हैं, टीचर हैं, आप मजदूरों के साथ क्यों खड़ी हैं? आप तो टीचर हैं, एक नोबेल प्रोफेसर में हैं। मजदूर तो वो होता है जो लकड़ी छीलता है, लोहा छीलता है, सिर पे टोकरी ढोता है, उसके हाथों में गट्ठे होते हैं, उसके कपड़े गंदे होते हैं, चेहरे पे कालिख लगी होती है। आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं? ये वाली बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपको एक टाई दे दी जाए तो आप मजदूर नहीं हैं, आपके सर पे तसला ही होना चाहिए, भले चाहे आपका शोषण वो दिन रात करे, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं हम मजदूर नहीं हैं, हम कहाँ से अमीर, हमारे घर चले, हम बताएंगे मजदूर कैसे रहते हैं और कैसे हम रह रहे हैं, ठीक है। 4 महीने 6 जहाँ 12 महीने नौकरी होनी चाहिए, वहाँ 4 महीने का टेंडर पूरा करके गवर्नमेंट संस्था से हमें निकाल दिया जाता है। वो कह रहे हैं आप मजदूर नहीं हो। अरे एक अच्छा पहन लिया तुम्हें वो भी खलता है, वो दिखते हैं कि हम इसमें धूल मिट्टी में ही रहें, हम मजदूर तभी लगेंगे आपको। थोड़ा सा अपना मिट्टी विट्टी लगा लेते हैं जी, हम कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, बीटेक करके अगर हम 10,000 नहीं कमा पा रहे तो हम क्या भाई ऑफिसर लगे? आप बताइए, मजदूरी है। थोड़ा सा आप बताइए, क्या महसूस कर रही हैं इस कार्यक्रम में खड़ी हैं, क्या मन में है, क्या मांगे हैं? हाँ जी, मैं इस कार्यक्रम में खड़ी हूँ इसलिए क्योंकि जो 4 श्रम 144 से जो श्रम कानून था उसे ख़त्म करके 4 श्रम कानून लागू कर दिए हैं, और उसमें महिलाओं का ये हुआ है कि नाइट ड्यूटी भी लगेगी। मैं ये कह रही हूँ कि अब तो हर न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें 4 बलात्कार दिखता ही दिखता है आम तौर पे, कितना भी ख़राब न्यूज़पेपर है। अगर इतना हालत ये है दिन का तो नाइट में क्या होगा। और उसके लिए जो अमीर हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो गरीब हैं तो उनके लिए कानून है। उन्हें फांसी पे दिखावा के लिए फांसी पे चढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें इंसाफ मिल गया। आज तक किस लड़की को मतलब जो बलात्कारी उनको इंसाफ मिला है। और हम टीचर हैं, पेशा से तो हम टीचर हैं, लेकिन जो मजदूर का भी डेफिनेशन पूछते हैं, वो मजदूर का डेफिनेशन ये है कि जो अपनी कमाई पे जीवित है वो मजदूर है। हर एक आदमी मजदूर है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कंप्यूटर चलाता हो, चाहे टाई लगा के हो, चाहे लेक्चरर हो, क्योंकि वो अपने कमाई पे जी रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम तसला उठा के ढोए तभी हम मजदूर हैं। और यहाँ लेकिन देश की एक बड़ी आबादी जो इस तरह के प्रोफेशन में है, जो कंप्यूटर पे काम करती है, जो एसी कमरों में बैठ के काम करती है, जो कॉल सेंटर में काम करती है, जिनके कपड़ों पर कालिख नहीं लगी होती है, हाथ में गट्ठे भी नहीं होते हैं, और ऐसी बड़ी आबादी, मुझे खुशी है कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अपनी बातचीत भी कर रही हैं, लेकिन ऐसी बड़ी आबादी जो व्हाइट कॉलर मजदूर हम तो कहते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं मानते हैं, एक बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों के, बैंक कर्मी जो हैं, या तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मेंटलिटी में ऐसी चीज़ें भरी जाती है कि हम मजदूर नहीं हैं, और मजदूर निर्बल हैं, असहाय हैं, उनका साथ नहीं कोई देता है। तो इसीलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी अपनी कमाई पे जिंदा है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे 25,000 कमाता हो, वो भी मजदूर ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और अपनी कमाई पे जीता हो। ये नहीं कि जो नेता हैं कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, फिर भी उनकी सैलरी आती जाती है। एक से एक है, ढोंगी है, बाबा है, जो जेल में है, फिर भी उनको इलेक्शन की सीट मिल जाती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और मतलब किसी भी फील्ड के हैं, वो सारे मजदूर हैं। और ये जो 4 श्रम कानून है, जो काला कानून है, इसे रद्द करना चाहिए। और जो हमारा पहला था, जो संगठित क्षेत्र के थे, अभी संगठित के 7% लोग हैं और असंगठित के हैं 93% हैं। तो हमें 93% नहीं चाहिए, 93% असंगठित नहीं चाहिए, संगठित चाहिए। यही हम मतलब अपने मन में विचार लेके आए हैं और चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग एक हो और मजदूर सब एक हो। आपका नाम और थोड़ा सा काम क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मेरठ टीम से, मेरठ से हूँ और पढ़ाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जो भी है महिलाओं के साथ। आप छात्र हैं तो मजदूरों के साथ क्या तालमेल है आपका, और क्यों आपको आना पड़ा, क्यों लगा आपको आपको आना चाहिए? हमें ऐसा लगा कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं आई हूँ यहाँ पे। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मेरा BSc कंप्लीट हो गया है। आगे कैसा फ्यूचर दिखता है? आगे यही दिखता है कि
जब चीज क्या नाम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ से मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमें भी नौकरी मिले, तो ये काले कानून है उनको रद्द किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि जो जितने लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके। आप एक बात, जो सरकार के पक्षधर लोग हैं उनका तर्क ये रहता है कि आप लोग सिर्फ मोदी सरकार जो विकास के नए कीर्तिमान बना रही है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रही है, वो देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ जो बढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग उसमें व्यवधान डालने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये सब इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। और मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इससे देश में निवेश आएगा, नए रोजगार के सृजन होंगे, नए कारखाने आएंगे। कुछ बताइए इस पे कैसे अगर मतलब मोदी सरकार को ये लगता है कि हम इसमें विघन डाल रहे हैं तो उनकी गलत फहमी है। शायद वो अपने देश में ना हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों, सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। कभी हमारे साथ बस्तियों में चले, हम दिखाते हैं कि एक जो आधी आबादी जो है, जो इस देश को विकासशील बनाने में काम करती है, उनकी हालत क्या है। ठीक है ना, उनको यही नहीं पता। उनको तो लगता है इतनी $5+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। आपको जनता ने बनाया, जनता के लिए आप क्या हालात है, क्या जरूरत है, क्या हालात है? लोगों के पास खाना नहीं है, दवाई नहीं है। आप कैंप लगा के देखिए, फ्री की दवाई लेने के लोग ऐसे बुखार में आएंगे चल के। मजदूर बस्तियों की हालत ऐसी होती है कि आप वहाँ खड़े होना दुश्वार हो जाएगा। कूड़ा करकट कचरा, ठीक है। आप कभी जाके देखते हैं, वोट मांगने के समय तो सब आते हैं कि भाई हम सब करेंगे विकासशील देश होता तो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ही लोग फुटपाथ पर नहीं सोते। हमें ये सब विश्व गुरु देश नहीं चाहिए। हमें चाहिए जहाँ हमें अपनी नौकरी, शिक्षा, ठीक है, और चिकित्सा, इनकी हमारी एक व्यवस्था हो और हम अपनी ज़िंदगी एक आराम से जी सके, एक आम आदमी की तरह। आप शिक्षा चिकित्सा लेके आराम से सो जाना चाहती हैं, लेकिन मोदी जी को चिंता है कि मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे। इतनी चिंता क्यों है? जनता उन्हीं की तो है, जनता को भी तो चिंता करनी चाहिए। हमारा देश है, वो भी विकासशील हो। मुसलमान उनके जनता नहीं, मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे। ओहो, पहले का ये जो नारा था, पहले सरकार ही नहीं थी जहाँ हिंदू मुस्लिम सिखाई आपस में भाई भाई हुआ करते थे। पहले हमारा विकासशील देश नहीं था। पहले तो ये पत्थर उगलता था, अब खेतियाँ लहरा रही हैं, ठीक है ना। पहले किसान बताओ सड़कों पे रहते थे, अब वो धरना बेकार में किया उन्होंने। पहले कश्मीर में 370 था, मोदी जी ने 370 कर दिया। आप भी वहाँ प्लाट खरीद सकते हैं। नहीं, हमें प्लॉट तो चांद पे भी खरीद सकते हैं। मोदी जी का कहना तो विकासशील इतना देश हो गया, आप चांद पे प्लॉट ले ले। लोग जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, वो प्लॉट खरीदेंगे क्या कश्मीर जाके? वो कश्मीर घूम ही आए, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम इसीलिए कहते हैं। मोदी जी ने जो 3 तलाक था उसके खिलाफ कानून पास किए, कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। हम तभी तो यहाँ खड़े हैं। इतने लोग क्यों आए? तो फिर दिमाग चल गया, बुद्धि खराब हो गई मोदी जी की, इनकी लोगों की, मजदूरों की, कि बताओ मोदी जी विकासशील बना रहे हैं और हम यहाँ सब आके भूखे प्यासे यहाँ खड़े बैठे हैं और भाषण दे रहे हैं। क्या लगता है तो मोदी जी आए ना, बात करें, पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। भाई अगर इतनी ही अच्छी विश्व गुरु बन गया हमारा देश, तो शर्म काहे की आने में, लोगों से मिलने में, उनके जवाब देने में। बताइए। मैं आप हमारे साथ थोड़ा सा आपका एक संक्षिप्त परिचय। मैं PhD कर रही हूँ, मेरा नाम जूही द्विवेदी है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया। हाँ, आप वहाँ के नागरिक हैं, क्या महसूस करती हैं? मैं नागरिक बन गई हूँ। एक्चुअली बेसिकली बनारस से हूँ, अच्छा, पर पापा वहाँ पोस्टेड थे तो वहीं पे रहते थे। अब मैं नागरिक बन गई हूँ, अब मैं डोमिसाइल हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। फिर भी हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। जो मोदी जी नारे लगाते थे कश्मीर में घर बनाएंगे, कौन घर बना सकता है? उसकी एलिजिबिलिटी है। जो लोग, किसी ने 7 साल नौकरी की है, किसी ने 10th 12th किया है, वो वहाँ के फॉर्म्स भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है। सारा देश उठ के वहाँ पे घर नहीं बना सकता कि आओ चलो कश्मीर में घर। ये बात यूं ही उड़ाई जा रही है क्या सबको कश्मीर में प्लॉट मिलने वाले हैं? तो ये तो उनका एजेंडा है ना, इसलिए उड़ा रहे हैं। उनका एजेंडा था ना 370, क्या मणिपुर में, सिक्किम में, मिजोरम में, हर जगह 370 AI कुछ धाराएं लगी हुई हैं, पर इनके एजेंडे में था जम्मू कश्मीर, तो उसको उजाड़ा। क्या फर्क पड़ता था? वो उनकी आइडेंटिटी थी, क्या जरूरत थी 370 हटाने से? अच्छा, आप वहाँ के नागरिक हो चुकी हैं। हमने ऐसा सुना, एक मोदी सरकार का विरोधी पत्रकार है रवीश कुमार, जो हमें समझा रहा था कि बहुत दिक्कत हो गई है, वहाँ पे कर्फ्यू है, लोग इंटरनेट नहीं चला सकते, बहुत दिक्कतें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात थे वहाँ पे जब धारा 370 हटाई गई? अभी तो ठीक है, पर ये चीज़ें, मतलब कश्मीर हमेशा नॉर्मलसी में नहीं रहता है, उसमें हमेशा कर्फ्यू लगता ही है, इंटरनेट सस्पेंशन होता ही है। क्या दिक्कतें होती हैं आम जमीनी स्तर पे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, क्या दिक्कतें? अब आप यही देखो, जब आप कह रही हैं कि नॉर्मल नहीं रहता है, तो क्या दिक्कतें होती है हमारे दर्शकों के लिए? कोरोना काल में देखो आप, हर चीज़ ऑनलाइन हुई,
तो जब इंटरनेट सस्पेंशन होएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा पढ़ना। और मैं तो बस इतना मानती हूँ, जो आर्मी रूल है, जब आप एक जगह आर्मी लगा दोगे, जब घर में पुलिस ही आती है तो इंसान डर जाता है, तो एक जगह आर्मी ही लगी हुई है, हर नुक्के कोने में आर्मी है, तो वो डरे नहीं सहमे रहेंगे। नॉर्मलसी तो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ किस बात की नॉर्मलसी है? एक चीज़ और बताइए, आज एक बड़ा जमावड़ा यहाँ रामलीला मैदान में आया है। मुख्य मांग 4 लेबर कोड को वापस लेने की है, और भी कई मांगे हैं, लेकिन इस जमावड़े से आपको क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा मोदी सरकार को? वो अपने कदम पीछे लेंगे? क्या महसूस कर रही हैं? आंदोलन करना ज़रूरी है ना, हम आवाज़ उठाएंगे तभी तो कुछ होगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये छोटे छोटे स्टेप ही कुछ करते हैं। किसान आंदोलन में भी तो तभी कुछ हुआ ना, जो उन्होंने बिल को वापस लिया। तो आप ये कह रही हैं कि भाई किसानों की तरह हम भी मोदी सरकार को घुटनों पे लाएंगे और लेबर कोड को वापस करवाएंगे? जब समूह में इकट्ठा होएंगे तो घुटनों पे आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं समूह में इकट्ठे हो पा रहे? देखिए, ये जो दिल्ली का इलाका है, इसके आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, साहिबाबाद है, गाजियाबाद है, ये सब मतलब लाखों लाख की संख्या में कारखाने हैं इन इलाकों में, और करोड़ों की संख्या में मजदूर है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है उससे एक दूसरे तरीके का मैसेज आ रहा है। जो केंद्रीय स्थापित ट्रेड यूनियन सेंटर है, CITU है, एटेक है, इंटेक है, HMS है, BMS है, उनके कोई लोग यहाँ पे, कोई लीडर, कोई झंडे उनके नहीं दिख रहे। ये जो एक बिखराव है, बंटवारा है, इसको किस नज़र से देखती हैं? ये तो अभी हम पिछड़ रहे हैं किसी मामले में, पर धीरे धीरे कुछ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महिला साथी, और ज़ोर शोर से इस पूरे कार्यक्रम में मुठ्ठियाँ ताने हुए, मस्तक ऊंचा किए हुए, इस बात के साथ, इस हौसले के साथ कि जैसे किसानों ने मजबूर किया मोदी सरकार को कि उन्हें कृषि बिल वापस लेने पड़े, ये लोग भी मोदी सरकार को घुटनों पर लाएंगे और लेबर कोड को उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश, धन्यवाद।